जय श्री राम। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम ज्योतिष के इस चौथे भाग में बात करेंगे। तो आप सभी लोग जुड़ जाएं, जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, जो भी ऑनलाइन हो जल्दी से जल्दी आप सभी जुड़ जाएं। तो सबसे प्रथम हम प्रत्येक दिन की तरह सर्वप्रथम अपने गुरुदेव जी का ध्यान करते हैं मन में, और फिर उसके बाद माता सरस्वती को ध्यान करते हुए हम इस पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरुदेव के चरणों में सादर वंदन करते हुए ज्योतिष के समस्त विद्वान महर्षि पराशर नारद आदि ऋषियों को प्रादर प्रणाम करते हुए हम सभी ज्योतिष के इस चौथे भाग में प्रवेश करते हैं। और आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत गुरु जी आपको धन्यवाद, सादर प्रणाम। आपका चरण स्पर्श अपना आशीर्वाद बनाए रखें हमारे ऊपर, और इसी तरह से जुड़ते रहें, शेयर करते रहें। और इसके पहले जो हमारा 3 भाग हुआ उसमें हमने सबसे पहले ज्योतिष के प्रणेता ऋषियों के विषय में जाना, फिर हमने जाना आकाश परिचय और कर्म सिद्धांत। ये 3 चीज हमने पढ़ लिया है। नक्षत्र के विषय में हम जान चुके हैं। तो नक्षत्र के विषय में यहाँ तक हमने जाना। हमने आपको बताया था 27 नक्षत्रों को, और जो नक्षत्र के स्वामी होते हैं उनको हमने आपको बताया। और मैं प्रतिदिन आपसे कहता हूँ, अभी तक बहुत ज़्यादा लोग हमारे पास नहीं आए हैं, लेकिन आप सभी लोग हमारे जो है टेलीग्राम से या फिर हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, जिससे कक्षाएं नियमित रूप से एक अलग कक्षा 50 लोगों 60 लोगों को बनाई जाए, जिसमें अच्छे तरीके से उनको सिखाया जाएगा और पूरा विस्तार से सिखाया जाएगा। इस लाइव में हम केवल संक्षेप में बताने का आपसे प्रयास करते हैं। एक एक बिंदु जो ज्योतिष का है उसको हम यहाँ पर कवर करने का प्रयास करते हैं, जिससे सामान्य ज्ञान आपको हो सके और आप किसी के द्वारा बहकाए जाने पर कोई भी आपको न बहका पाए। तो इसके लिए आप जरूरी है कि जुड़े। और आज का जो हमारा प्रकरण है वह पंचांग से है। तो पंचांग सभी लोग जानते होंगे, नाम आपने सुना होगा, नहीं देखा होगा तो सुना जरूर होगा। पंचांग का क्या कार्य है और कैलेंडर क्या है। तो अभी हम क्या करते हैं, कैलेंडर का प्रयोग करते हैं। हम सभी मोबाइल में आप देखते होंगे कैलेंडर का वहाँ भी प्रयोग होता है। पंचांग भी आप देखते होंगे कि पंचांग में किन किन चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो कैलेंडर का जो आविष्कार किया वह ग्रेगोरियन नाम के एक जो है व्यक्ति थे, विद्वान थे, अंग्रेज थे वो भी। तो उन्होंने ही कैलेंडर का आविष्कार किया। ये पादरी थे कोई, तो इन्होंने कैलेंडर का आविष्कार किया जो आधुनिक कैलेंडर है। लेकिन जो हमारा हजार सालों से हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो मुहूर्त, जो गणना, जो वार, जो तिथि, जो नक्षत्र जिसके माध्यम से बताया जाता था वह पंचांग विधि है। पंचांग हमारे क्षेत्र में कई प्रकार के आते हैं। आप देखते होंगे ऋषिकेश पंचांग वाराणसी से प्रकाशित होने वाला है, और गणेश आपा है, और इस प्रकार के बहुत से पंचांग अलग अलग तरीके से आते हैं, जिनमें तिथि नक्षत्र गणनाओं का को दिया होता है, संकलित किया गया होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम पंचांग को जानेंगे। पंचांग देखिए, इससे स्पष्ट हो जा रहा है शब्द से ही, 5 अंग पंचांग, जिसमें 5 अंगों का समावेश किया जाए वही क्या है, पंचांग है। तो पंचांग में 5 अंग वह कौन कौन से हैं हम जानते हैं। पंचांग में 5 अंग, तिथि, वार, नक्षत्र, ये 3 चीजें हो गई, करण और योग। इन जो 5 चीजों का समावेश है यह जो है पंचांग में किया जाता है। अब जैसा कि हमने आपको बताया, सौर मास बताया, चंद्रमास आपको बताया। तो जो महीने होते हैं इसमें हमारे 2 पक्ष होते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। एक होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा होता है यहाँ पर शुक्ल पक्ष।
कृष्ण पक्ष अर्थात जिसको अंधेरी रात कहते हैं, और शुक्ल पक्ष जिसको हम उजेली रात कहते हैं, यानी उजियारा पक्ष कहते हैं। आप सभी जानते होंगे, सुन रहे होंगे। जो नहीं पहले से जानते हैं, जानने का प्रयास करेंगे। एक महीने में 2 पक्षों की गणना हमारे कुल ज्योतिष शास्त्र में की गई है। और इसमें एक जो कृष्ण पक्ष होता है, इसमें क्या होता है कि चंद्रमा घटता है, और शुक्ल पक्ष में जो है चंद्रमा बढ़ता है। शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन जो है चंद्रमा पूर्ण रूप में होता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा एकदम विलुप्त रूप में होता है। बहुत मतलब उस दिन अंधेरी रात होती है, चूंकि उस दिन चंद्रमा 0 अंश पर होता है। और भैया लवकुश दुबे जी जुड़ चुके हैं, आपको सादर प्रणाम गुरुजी। और शेयर करें गुरुजी, आप सभी का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता रहता है। मैं धन्य हूँ कि आप सभी विप्रजनों का जो आशीर्वाद प्राप्त होता है। और यह बहुत ज़्यादा हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, जो भी मैं पढ़ता हूँ बस वही चीज़ आपसे शेयर करने का प्रयास करता हूँ। और प्रयास यह करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सनातन धर्म का प्रचार हो। शिवम वर्मा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और सभी लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। श्री संकट मोचन सेवा समिति अखंड भारत, आपको यहाँ पर कोई फीस नहीं देनी है, बिल्कुल निःशुल्क है। बस आपको एक निवेदन है कि आप जुड़े तो कम से कम 2-4 लोगों को शेयर कर दें या ग्रुप में शेयर कर दें बस। और आशा करते हैं सभी लोग कुशल मंगल होंगे। लाइव वीडियो के लिए गुरुजी अगर देखते हैं आपने, यहाँ पर एक लाइव वीडियो क्या आता है, ऐड में देखते हैं कि क्या दिखता है। आज पहली बार हम ऐड करेंगे। पंचांग में हम यहाँ पर जानेंगे त्योहार, नक्षत्र और योग के विषय में जानेंगे। यह चीजें पंचांग में संकलित की गई हैं। और पंचांग देखने का अभ्यास आपको प्रतिदिन करते रहना चाहिए। प्रतिदिन जब आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार आप देखेंगे, तो उससे जो है पंचांग देखने का अभ्यास जो है आपको होता रहेगा। तो यही चीजें हैं, पंचांग बताई गई हैं। आप कोई भी पंचांग लेकर आप जो है उसको बार बार देखने का प्रयास करें कि कौन सा दिन है, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सी तिथि कितने समय तक रहने वाली है, कौन सा योग किस समय तक रहने वाला है। ये चीजें जो है आप देखने का प्रयास करें। और यहाँ पर जो ब्रॉडकास्ट का मैसेज आता है, ये हमको लगता है अप्लाई नहीं हो रहा है किसी कारण। तो आप सभी लोग केवल शेयर करें, जुड़ते रहें। और आप सभी लोग हमारे पेज से, संकट मोचन सेवा समिति अखंड भारत का पेज, वहां जुड़कर आप में स्टार भेजकर सहयोग कर सकते हैं। और जिससे सोशल वर्क के काम में भी आप सभी लोग मदद कर सकते हैं। ठंडी आने वाली है, कुछ सोशल वर्क का काम किया जाएगा। मानव की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, तो उसके लिए आप सभी अपना सहयोग बनाते रहें। तो आइए चलते हैं फिर हम। तो क्या होता है जब हम पंचांग शुरू में देखेंगे, बहुत कठिनाई होगी समझने का, क्योंकि पंचांग क्या संक्षिप्त रूप में बहुत से पंचांग आते हैं, जिससे आप ऋषिकेश पंचांग वगैरह देखेंगे तो उसमें जो है संक्षिप्त रूप से दिखाई देता है। मैं यहाँ पर पंचांग आपको दिखाने का प्रयास भी करूंगा। और मैं 1 मिनट मैं अपने बैग से निकाल लेता हूँ, एक पंचांग है हमारे पास। और ये देखिए, ये आप देख सकते होंगे, ये ऋषिकेश का पंचांग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ऋषिकेश का पंचांग है, ये आता है। ये आप जो है शायद अभी आ जाएगा, तो जब आप लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। इसको मार्केट में मिलता है, बहुत अच्छा पंचांग है ऋषिकेश का। और यहाँ पर जो है आपको विधि भी बताई होगी कि किस प्रकार से कैसे देखना है। ये ऋषिकेश का पंचांग जो है देख सकते हैं, ये ऋषिकेश पंचांग है। तो इसमें ही जो है तिथि, वार, नक्षत्रों, इन सब का जो है संकलन प्राप्त होता है। जैसे आप कोई मुहूर्त देखते हैं, कोई तिथि देखते हैं, कोई त्योहार देखते हैं, सब कुछ इसमें जो है आपको संकलित रहता है इस पंचांग में। तो क्या होता है कि पंचांग में नक्षत्रों का जो नाम होता है, क्योंकि आधा नाम दिया होता है। जैसे अश्वनी को केवल आ लिखा होता है, भरणी को केवल भा लिखा होता है। तो उसके लिए जब आपको नाम याद होगा पूरा, तो आप उससे जान पाएंगे कि अश्वनी नक्षत्र है क्या है। महीने का जैसे नाम है, वह कभी कभी उसका पहला अक्षर ही दिया रहता है। जैसे चैत्र मास है तो केवल च लिखा रहेगा, माघ मास है तो केवल म लिखा रहेगा। तो इस प्रकार आप उसको समझने का प्रयास करेंगे।
अब क्या होता है कि दिनमान, एक चीज यहाँ पर आता है दिनमान, यानी दिन का मान, यानी कोई भी दिन कितना बड़ा होगा, इसको हम कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए 60 घड़ी में से देखिए, जब हम दिनमान को कम करते हैं तो रात्रिमान भी निकल आता है। तो पहले आप दिनमान निकालना सीख जाएंगे। दिनमान और रात्रिमान का जो योग होता है उसे अहोरात्रों के नाम से जानते हैं। गर्मियों में दिन बड़ा होता है, रात्रि छोटी होती है। ठंडियों में रात्रि बड़ी होती है और दिन छोटा होता है। और इसका प्रभाव इसलिए होता है, जब सूर्य यहाँ से जो है दक्षिणायन होने लगता है ठंडियों में, तो जो है दिन छोटा होता है। यानी सूर्य जब जो है उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में आने लगता है, और तो वह समय जो है, उस समय दिन अपने आप जो छोटा होने लगता है और यहाँ पर ठंडी होने लगती है। जहाँ सूर्य रहेगा वहां पर जो है गर्मी होती है। जिस स्थान पे सूर्य है, अपना भारत देश दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आप सभी जानते होंगे, जो तैयारी वगैरह कर रहे होंगे या फिर जिन्होंने भूगोल को पढ़ा होगा वो सब जानते हैं अपना भारत देश कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, तो इस चीज को आप जाने। अब आते हैं हम तिथियों के विषय में। तो ज्योतिष के अनुसार और सूर्य और चंद्रमा के जो बीच की दूरी को नापने की विधि है वह क्या है, तिथि कहलाती है। देखिए कितना सफल शास्त्र है हमारे ज्योतिष शास्त्र। आज देखिए, आज के समय में क्या है कि हम लोग साइंस को मानते हैं, अच्छी बात है, साइंस को मानते हैं। साइंस वही चीज बताता है जो हमारे वेद पुराण शास्त्रों में पहले से बताया गया है। हमारे भारत देश में एक परंपरा रही है कि जो लोग भी खोज करते हैं, जिन्होंने भी बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, बहुत महान महान खोज की, उन्होंने अपना नाम कभी संकलित नहीं किया। हमारे देश की महानता रही है। और यही कारण है कि कोई भी चीज जो आप आज वैज्ञानिक खोज रहे हैं या बना रहे हैं, वह पहले से ही हमारे वेद पुराण शास्त्रों में वर्णित है। और इसको आप रिसर्च करेंगे तो पा जाएंगे। केवल उस पे अपना नाम जो है लोग अंकित कर ले रहे हैं। कोई भी अंग्रेज आता है तो अपना नाम अंकित कर लेता है और यह कहता है कि हम जो है, हमने इसकी खोज की है, लेकिन वाकई में उसकी खोज जो है हमारे ऋषि मुनियों द्वारा पहले हो चुकी है। तो सूर्य चंद्रमा के बीच की दूरी की खोज हमारे ऋषि मुनियों ने ज्योतिष शास्त्र में कर दिया है, जिसको आज हम आप अंग्रेजों के द्वारा जब उनका नाम लिया जाता है तो हम आप उसको पढ़ते हैं। ये हमारी दुर्भाग्य की बात है। सही चीजें जानिए, इतिहास हमसे है, हम इतिहास से नहीं। ठीक है, तो आपको बताएं कि तिथि तिथि सूर्य चंद्रमा के बीच की दूरी को हम तिथि कहते हैं। अब जाते हैं दूसरे शब्दों में, चंद्रमा सूर्य से कितनी दूरी पर है, कितने समय की दूरी पर है। क्योंकि चंद्रमा क्या कर रहा है, वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। सूर्य तो स्थिर है, सूर्य अपने स्थान पर स्थिर है। सूर्य का चक्कर कौन, पृथ्वी काट रही है। पृथ्वी का चक्कर कौन काट रहा है, चंद्रमा काट रहा है। और इसी प्रकार सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ जो है घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। तो इसके अनुसार तिथियां होती हैं। अब बता दें, सूर्य और चंद्रमा कभी तो एक ही डिग्री पर दिखाई देते हैं, यानी एक पास, बहुत पास पास रहते हैं। और कभी कभी सूर्य और चंद्रमा की दूरी काफी ज्यादा हो जाती है। लेकिन किसी भी तरह से यह जो दूरी है 180 अंश, मतलब 360 अंश के अंदर ही यह दूरियां रहती हैं। तो इसमें हम देखेंगे, जब सूर्य और चंद्रमा 100 एक ही डिग्री पर दिखाई देते हैं तब अमावस्या होती है। यानी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच के जो कोण है वो 0 अंश का होता है, एंगल 0 अंश का होता है, तो उस समय क्या होती है, अमावस्या होती है। यानी अमावस्या जब भी पड़ेगी तो आप यह जान जाइएगा कि सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी जो है 0 है। और इसी प्रकार हम इस समय क्या होता है, चंद्रमा का प्रकाश हमारे तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए जो है अंधेरा हो जाता है। और दूसरी बात करेंगे, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी 180 डिग्री पर दिखाई देती है तो उसमें पूर्णमासी होती है। पूर्णमासी में चंद्रमा पूर्ण रूप में जो है दिखाई देता है, यानी अपने आकार से वह जो है 57% अधिक लगभग दिखाई देता है। तो हम सब जानते हैं, ये आप जब अगर जियोग्राफी पढ़ेंगे तो चंद्रमा के विषय में, ग्रह के विषय में आप साइंटिफिक जो है नॉलेज वहां से ले सकते हैं। जो हमारा साइंस बताता है वही हमारा ज्योतिष बताता है। बस यहाँ पर वहां बताने का तरीका भौतिकवाद है और कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन यहीं से सब चीजें वहां पर उपस्थित की गई हैं। तो हमने यह देखा कि अमावस्या कब होता है, जो जब सूर्य चंद्रमा के बीच के जो कोण होता है 0 अंश। पूर्णमासी में सूर्य चंद्रमा के बीच का कोण 180 अंश होता है। तो पूर्णिमा और अमावस्या के बीच इस प्रकार से क्रमिक समय जो है
चलता रहता है। एक महीने में एक बार पूर्णिमा, एक बार अमावस्या मिलती है। जहां आप पंचांग में देखे में 30 लिखा होता है, पहले 1 2 3 4 5 6 गिनती लिखी होती है, 15 तक लिखी होती है पूर्णमासी तक। यानी जो एक लिखा होता है उसके हम क्या कहते हैं, परिवार के नाम से जानते हैं। प्रथमा जानते हैं, 2 को द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी और फिर 15 को हम पूर्णिमा। इसी प्रकार जब आप महीने के लास्ट में जाएंगे तो वहां 30 लिखा होता है। 30 का अर्थ अमावस्या से होता है, यानी इस समय सूर्य चंद्रमा के बीच का जो कोण है वह 0 अंश पर होता है। तो जैसे मान लीजिए आज कोई तिथि 32 घड़ी 15 पल है, तो इसके बाद 32 घड़ी 15 पल के बाद जो है दूसरी तिथि लग जाएगी। जैसे मान लीजिए कि पूर्ण और कृष्ण पक्ष, जैसे हमने बताया कृष्ण पक्ष का है, पूर्णिमा से लेकर जो पूर्णिमा के से अमावस की ओर जाने को कृष्ण पक्ष कहते हैं, और अमावस से पूर्णिमा की ओर जाने को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। अब शुक्ल पक्ष की तिथियों का हम अंश के रूप में, प्रतिपदा के दिन क्या होता है, सूर्य चंद्रमा के बीच की दूरी 0 से 12 डिग्री होती है। यानी शुक्ल पक्ष में चंद्रमा क्या होता है, बढ़ता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। तो जो प्रतिपदा की तिथि होगी शुक्ल पक्ष में, सूर्य और चंद्रमा की जो बीच की दूरी होगी वह 0 से 12 अंश होगी। द्वितीया में 12 से 24 अंश होगी, तृतीया में 24 से 36 अंश होगी, और इसी प्रकार से पूर्णमासी के दिन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वह 168 डिग्री से 180 डिग्री पर होती है। और फिर उसके बाद पूर्णमासी के बाद जब प्रतिपदा पड़ता है, यानी कि जो कृष्ण पक्ष का प्रतिपदा पड़ता है, वहां जो दूरी होती है 180 से 168, फिर उसमें घटती है जो द्वितीया के दिन 168 से 156। इसी प्रकार से अमावस्या आ जाता है जब दोनों के बीच की दूरी 12 से लेकर 0 अंश तक होती है। तो जो सूर्य और चंद्रमा के बीच के अतिरिक्त चंद्रमा के घटने बढ़ने की स्थिति को जो है हम यहाँ से जान सकते हैं। अब 12 चंद्रमांशों का एक वर्ष होता है, यानी एक वर्ष में 12 चंद्रमांश होते हैं। और सूर्य के देखिए जो चंद्रमांश होता है वह 27 से 29 दिन का होता है, जबकि जो सौर मास होता है लगभग 30 दिन का होता है। तो इन दोनों में जो है, अब चंद्रमा जो होता है वह पृथ्वी का जो चक्कर है 354 दिन में पृथ्वी का चक्कर लगाता है एक साल में, यानी 354 दिन में पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है। और जो जो जबकि पृथ्वी जो है वह सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है। तो 11 दिनों का यहाँ अंतर आता है, जिसके लिए 3 साल बाद एक महीना बढ़ता है, जिसे अधिक मास, पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। इसलिए 3 साल बाद ज्योतिष शास्त्र में एक अधिक मास की गणना की गई है। कितना महान है हमारा ज्योतिष शास्त्र, आप देख सकते हैं। अब आते हैं वार। वार यानी दिन। जैसे आज दिन हमारे कितने होते हैं, 7 हमारे दिन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। ये हमारे 7 दिन होते हैं। अब ज्योतिष शास्त्र में एक चीज है कि जैसे मान लीजिए हमारा जो अंग्रेजी कैलेंडर है या अंग्रेजी घड़ी जो आप देखते हैं, उसमें रात्रि के 12 बजे से दिन चेंज आपको दिखाएगा। यानी रात्रि के 12 बजे के बाद, जैसे अभी 12 बजे से पहले आप देखेंगे रात्रि के, तो मान लो सोमवार है तो रात्रि के 12 बजे के बाद उसमें मंगलवार दिखाई देगा। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसा नहीं। ज्योतिष शास्त्र यह कहता है कि सूर्योदय यानी सूर्य, मान लीजिए सूर्य आज सुबह 6 बजकर जो है 10 मिनट पे निकल रहा है, तो 6 बजकर 5 मिनट तक जो है सोमवार ही रहेगा, और 6 बज के 10 मिनट के बाद जो है मंगलवार चालू हो गया। यानी सूर्योदय के बाद से ही नए दिन की गणना की जाती है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसा वर्णित है। तो इस सूर्योदय से सूर्योदय तक का समय जो है हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिया जाता है। अब आकाश में 7 ग्रहों का एक नियत कक्षा क्रम है। जैसे सबसे पहले शनि, फिर शनि के बाद आता है बृहस्पति, फिर आता है मंगल, मंगल के बाद सूर्य, फिर शुक्र, फिर बुध और फिर चंद्रमा आता है। तो सबसे दूर क्या है, शनि है। शनि से फिर कम दूर पर बृहस्पति, फिर उसके बाद मंगल, फिर शुक्र, फिर बुध, फिर चंद्रमा है। तो जैसे आज मान लीजिए मंगलवार है, तो मंगलवार से चौथी कक्षा बुध की होती है, तो आज के बाद दूसरा दिन बुधवार का होगा। इसी क्रम में जो है हम दिन का निर्धारण करते हैं, क्योंकि चाहे पंचांग हो चाहे अंग्रेजी कैलेंडर हो, आप ये बात जानेंगे सोमवार के बाद मंगलवार क्यों आता है।
तो अगर ये चीज आप जानेंगे कि सोमवार के बाद मंगलवार क्यों आता है, भाई सोमवार के बाद बुधवार भी आ जाना चाहिए, या सोमवार के बाद आप शुक्रवार आना चाहिए, तो सोमवार के बाद मंगलवार की ही गणना क्यों की गई, यह चीज केवल हमारे ज्योतिष शास्त्र में वर्णित है, और यह चीज आपको किसी भी कैलेंडर में नहीं बताई जाएगी, क्योंकि कैलेंडर जो लिया गया है वह पंचांग से ही बना है। तो सोमवार के बाद मंगलवार की जो प्रक्रिया, जो गणना की गई हमारे ज्योतिष शास्त्र में केवल की गई है, और यही गणना जो हमारे यहाँ लगातार चलती आ रही है, हमारे यहाँ ही नहीं पूरे विश्व में ही गणना चल रही है। आप इसको बात को ध्यान दीजिए, बहुत ये ऐसी बात है कि जो है बहुत कम, बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगी। तो जिस ग्रह से चौथी कक्षा जो रहती है ग्रहों की, वही उसका दिन होता है। जैसे आज मान लीजिए जो मंगलवार है, तो मंगलवार से हम देखेंगे चौथी कक्षा बुध की है, तो बुधवार होगा। फिर जो सूर्य सोमवार है, तो सोमवार से हम चौथी कक्षा देखेंगे तो मंगलवार का होगा। 1 2 3 4, हाँ मंगलवार, तो मंगलवार पड़ेगा सोमवार के बाद। इसी प्रकार जो शुक्रवार से चौथी कक्षा शनि की है, शुक्र से चौथी कक्षा शनि की है, तो शनिवार शुक्रवार के बाद आता है। शनिवार से यानी शनि से जो शनि ग्रह है उससे चौथी कक्षा सूर्य की है, इसलिए शनिवार के बाद रविवार आता है। ये बहुत बड़ी चीज है, आप इसको जान लीजिए। तो इसके बाद आता है होरा। होरा आप सुने होंगे, होरा क्या है? अहोरात्र, अभी आपको हमने बताया कि एक दिन और जो रात होता है उसको हम अहोरात्र कहते हैं, दिन और रात को मिलाकर अहोरात्र कहते हैं। तो यहाँ अहो जो अहोरात्र का अहो शब्द है, उससे उसके हो को मिलाकर और रात्रि के जो रा है उसको मिलाकर होरा शब्द की उत्पत्ति हुई है। और 24 घंटे में आपको बता दें कि एक दिन रात में 24 होरा होते हैं, यानी एक होरा का समय लगभग 1 घंटे का होता है। और यह होरे का जो इसका महत्व बहुत ही महत्व है। मुहूर्त शास्त्र में, आपके फलादेश में बहुत महत्व है, तो इस चीज का ध्यान दीजिए। और आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। जो चीजें आप आज हमने बात की पंचांग की, 21 मिनट की लगभग लाइव हो गया है, तो आप सभी से विदा लेते हैं और आप सभी को विनती करते हैं कि कल फिर हम पंचांग का ही अध्ययन करेंगे। इसमें 5वें भाग में तो आप सभी लोग जुड़े, पंचांग का अध्ययन करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और अपना प्यार बनाए रखें। हमारे पेज से जुड़े, संकट मोचन सेवा आश्रम के अखंड भारत पेज को आप सर्च करेंगे, आ जाएगा, वहां से स्टार देकर अपना सहयोग आप कर सकते हैं। ये लाइव जो है हमारे प्रोफाइल से चलता है, लेकिन आप जो है पेज से जरूर, जो प्रोफाइल पे इसलिए चलाते हैं जो ज्यादा ऑनलाइन हो जाएंगे। जब आप हमारे पेज पर ज्यादा जुड़ जाएंगे तो हम पेज पर जो है ऑनलाइन चलाएंगे, वहां से आप स्टार हमें प्रदान कर सकते हैं, पेज पे आप जाके स्टार प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। आप सभी का दिन मंगलमय हो। शांति शांति।